आज की वीडियो सिर्फ जूस या बनी इसराइल की हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया ने या तो छुपा दिया या उल्टा पेश किया। जब यहूदी दुनिया भर में बिखरे हुए थे, तब उनके साथ असल इंसानियत किसने दिखाई? क्रिश्चियंस यूरोप ने या मुस्लिम दुनिया ने? यरूशलेम के टेम्पल से लेकर अंदलूसिया और बगदाद तक ये तारीख एक ऐसी कहानी बताती है जो आज के नैरेटिव को हिला देती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बहुत बड़ी हकीकत है। सबसे पहले यहूदियों का असल मुकद्दस टेम्पल यरूशलेम में था। इसे आमतौर पर फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। ये 587 BCE में बेबीलोनियंस ने तबाह कर दिया। फिर जब पर्शियन रूलर साइरस ने कुछ एग्जाइल्ड जूस को वापस आने दिया, तो उन्होंने यरूशलेम में टेम्पल दोबारा बनाया। यह नया टेम्पल तकरीबन 515 BCE में मुकम्मल हुआ, जिसको सेकेंड टेम्पल भी कहा गया। 66 CE में रोम के खिलाफ जूइश रिवॉल्ट हुआ। इसके बाद रोमन आर्मी ने यरूशलेम का घेरा किया और 70 CE में शहर की फाइनल डिफेंसेस टूट गई। रोमन्स ने सिटी का बहुत हिस्सा तबाह कर दिया और सेकेंड टेम्पल को भी जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। इस रोमन कमांडर टाइटस का नाम जुड़ा हुआ है। आज जो वेस्टर्न वॉल मशहूर है, उसे सेकेंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स की रिटेनिंग वॉल का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है और ये यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस जगह है। टेम्पल की तबाही के बाद यहूदियों की दीनी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि टेम्पल बेस्ड इबादत और कुर्बानी का निज़ाम खत्म हो गया। बाद के रोमन जुल्म, खासकर बार कोख्बा रिवोल्ट के बाद यहूदियों का बिखरना और गहरा हो गया। वो दुनिया भर में फैल गए। अगले 2000 साल तक उनके पास अपना कोई मुल्क नहीं रहा। अब सवाल ये है कि पिछले 1500 साल तक, यानी 1947 से पहले जूइश लोग कहाँ थे? या तो क्रिश्चियंस लैंड्स में या फिर मुस्लिम लैंड्स में। अब फर्क क्या था? क्रिश्चियंस लैंड्स में जूइश लोगों के साथ क्या सलूक होता था और मुस्लिम लैंड्स में क्या होता था? आज हम इसी का समरी डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली गोल ये है कि आपकी क्यूरियोसिटी जागे, आप इस जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि 15-20 मिनट में हम सिर्फ इतना ही जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझो कि क्रिश्चियन दुनिया में बहुत अरसे तक यहूदियों को अक्सर बुरा समझा गया। उन पर जुल्म हुआ और उनके साथ बराबरी वाला सलूक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी थियोलॉजी के मुताबिक जूइश लोगों ने सन ऑफ गॉड को कत्ल किया। इसलिए शुरू से ही क्रिश्चियन लिटरेचर में एक टर्म मिलती है। इस टर्म को क्राइस्ट किलर्स कहते हैं। यही वो टर्म है जो वो जूइश लोगों के लिए यूज करते हैं, क्राइस्ट किलर्स। और इसी वजह से एंशिएंट क्रिश्चियनिटी और मिडीवल क्रिश्चियनिटी में जूइश लोगों को इक्वल सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया गया। यूरोप की हिस्ट्री के बहुत से दौरों में उनको प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं था। उनको मजबूर किया जाता था कि वो स्पेशल एरियाज में रहें। यूरोप में जूइश लोगों को नोबल प्रोफेशन से रोका गया। उनको मजबूरन एक नोबल टास्क लेने पड़ते थे। उनको जमीन ओन करने से रोका गया। उनको नोबिलिटी के रैंक्स में ऊपर जाने से रोका गया। दरअसल एक काम ऐसा था जिससे उनको रोका नहीं गया, और इसीलिए उन्होंने वो काम धीरे धीरे ज्यादा करना शुरू किया। और वो काम ऐसा था जो चर्च ने मना किया हुआ था, पैसा उधार देना, यानी ब्याज पर देना। आज के दौर में हम उसे क्रेडिट कार्ड EMI से जोड़ सकते हैं। चर्च कहता था आप इंटरेस्ट पर पैसा नहीं दे सकते, और अगर क्रिश्चियंस ऐसा करते तो वो जहन्नुम में जाएंगे। ये क्रिश्चियन लॉ था। जूइश लोग इससे एग्जाम्प्ट थे क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं थे, और क्योंकि उनको इतने सारे एरियाज में काम करने का मौका नहीं दिया जाता था, इसलिए ये एंटी सेमिटिक बात नहीं। एंटी सेमिटिक का मतलब है यहूदियों से नफरत करना, उनसे भेदभाव करना। जूइश लोगों ने यूरोप में बाय एंड लार्ज मनी लैंडिंग का प्रोफेशन अपना लिया, इंटरेस्ट चार्ज करना, क्योंकि उनको कोई और जॉब अलाउड नहीं थी, कोई और करियर अलाउड नहीं था। और चर्च के मुताबिक क्रिश्चियंस को ये करने पर डैम्ड होना था। तो उन्होंने क्या किया? वो प्रोटो बैंकर्स बन गए, यानी फर्स्ट बैंकर्स की तरह। अब नेचुरली क्या होगा? धीरे धीरे उनका वेल्थ बढ़ना शुरू हुआ। ये एंटी सेमिटिक नहीं, ये फैक्ट है कि वो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे। इसीलिए 15th, 16th एंड 17th सेंचुरीज में इस ग्रुप के अंदर रिच डायनेस्टीज राइज करने लगी। लेकिन ये इसलिए था कि वो लोग लैंडिंग कर रहे थे। तो आखिर चर्च को प्रेशर के नीचे झुकना पड़ा और अपना लॉ चेंज करना पड़ा और कहना पड़ा कि अब क्रिश्चियंस के लिए भी ये अलाउड है। अब जब क्रूसेड्स अनाउंस हुई 1095 और 1096 में, फर्स्ट क्रूसेडर्स इंग्लैंड से निकले, इटली से निकले, फ्रांस से निकले और यरूशलेम की तरफ चल पड़े, यरूशलेम को मुस्लिम लैंड से फ्री करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि यरूशलेम पहुंचने से पहले क्या हुआ? उन्होंने यूरोप में ही जूइश लोगों का मैसेकर शुरू कर दिया। कहाँ? यूरोप के अंदर। क्यों? यरूशलेम से उसका क्या ताल्लुक? उन्होंने ये लॉजिक बनाया, अगर हम यरूशलेम जा रहे हैं जहाँ जीसस चला करते थे,
तो हमें वहां पहुंचने से पहले उनकी डेथ का बदला लेना चाहिए। और इस तरह हजारों लोग, ये पहली दफा था जब पोग्रोम्स जूइश लोगों के खिलाफ हुए। यूरोप के पूरे शहर, जर्मनी के पूरे शहर, ये 1096 या 97 के अराउंड था, अपनी जूइश पॉपुलेशन से डेसिमेट कर दिए गए। क्रिश्चियंस ने जो किया वो वाकई बहुत पैथेटिक था। औरतें और बच्चे सिनेगॉग्स की तरफ भागे आज़ादी और प्रोटेक्शन मांगते हुए, और उन्होंने सिनेगॉग को बेबीज के साथ जला दिया। किसने जला दिया? क्रिश्चियंस ने। क्यों? क्योंकि ये क्राइस्ट किलर्स है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम हो ये गुस्सा, ये एंटी सेमेटिक हेट्रेड कहाँ से आ रही थी। ये यूरोप से आ रही थी। हम मुस्लिम्स का इस नफरत से कोई ताल्लुक नहीं था। और आपको इस बात की आयरनी समझनी चाहिए कि हमें अक्यूज कैसे किया जा सकता है, जबकि असल में एंटी सेमिटिज्म का ये नोशन सीधा यूरोप से आता है। 1215 के साल में चर्च ने एक डिक्री दिया, जूइश लोग किसी भी क्रिश्चियन लैंड में नॉर्मल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकते। उनको डिफरेंट क्लोथिंग पहननी होगी, उनको सिटी के डिफरेंट प्लेसेस में रहना होगा, उनको स्पेसिफिक प्रोफेशंस रखनी होगी। ये वेटिकन था, ये चर्च था। जुडाइज्म के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को नॉर्मलाइज करना, ये 1215 की बात है। फिर कुछ डेकेड्स बाद 1290 में इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने कहा, मुझे अपने किंगडम में इन लोगों को नहीं चाहिए, और उसने डिक्री पास करके जूइश फेथ के हर बंदे को इंग्लैंड से निकाल दिया। 400 साल तक इंग्लैंड में कोई जूइश लोग नहीं थे। 400 साल। क्यों? एंटी सेमिटिज्म। किंग ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यहूदियों के खिलाफ नफरत और जुल्म की एक बहुत बुरी शक्ल एंडलूसिया में भी देखने को मिली, लेकिन हमारे अंडर नहीं। जब फर्डिनेंड और इजाबेला ने ग्रेनाडा मुस्लिम लैंड को कॉन्कर किया, पावर में आते ही एक हफ्ते या एक महीने के अंदर 1492 में उन्होंने डिग्री निकाली। इस डिग्री को डिग्री ऑफ अलहम्ब्रा कहा जाता है, क्योंकि ये हामरा प्लेस में पास हुई। एंडलूसिया में कोई जूइश लोग नहीं रहेंगे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जूइश लोगों को फोर्स किया कि वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करें, वरना निकाल दिए जाएंगे। आइबेरियन स्पेन की पूरी पॉपुलेशन 300 से 400 हजार, यानी 500,000 मिलियन, उनको या तो टॉर्चर के साथ कन्वर्ट करवाया गया या वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ये एंटीसेमिटिज्म का एक सबसे बुरा चैप्टर था। 1930s और 40s में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जो जुल्म किया वो हिस्ट्री के सबसे बुरे एंटीसेमिटिक वाकयात में से था। लेकिन हिटलर ने यह नफरत खुद से शुरू नहीं की थी। यूरोप में यहूदियों के खिलाफ दुश्मनी पहले से मौजूद थी, और हिटलर ने उसी पुरानी सोच को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। एंटीसेमिटिज्म का लफ्ज और ये सोच असल में यूरोप और क्रिश्चियन सोसाइटी से निकली थी, अरब से या मुस्लिम से नहीं। अब अगर मुस्लिम इलाकों को देखें तो वहाँ की हिस्ट्री अलग थी। सुभान अल्लाह, जहाँ जहाँ मुस्लिम्स थे और वहाँ जूइश लोग मौजूद थे, जूइश लोगों ने अक्सर एक ऐसी फ्लोरिशिंग देखी, एक ऐसी प्रोटेक्शन मिली जो उनको क्रिश्चियन लैंड्स में कभी नहीं मिली। जब मुस्लिम्स ने आज के इराक और ईरान को कॉन्कर किया, इराक में बगदाद के अंदर जूइश लोगों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। फर्स्ट एक्सपल्सन के टाइम से, सेकंड से भी पहले 500 BC से, क्योंकि फर्स्ट एक्सपल्सन के बाद जूइश का सबसे बड़ा ग्रुप इराक गया था। तो मुस्लिम्स ने इराक और ईरान, इस्फहान वगैरह में बहुत बड़ी जूइश पॉपुलेशन देखी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपल्सन से वहां रहते आए थे। मुस्लिम्स ने आकर उनको प्रोटेक्शन दी। ट्रीटी ऑफ यरूशलेम के अंडर जब उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु यरूशलेम में दाखिल हुए, गैस करो वहां कितने जूस थे? 0। कितने सिनेगॉग्स थे? 0। क्रिश्चियंस के अंडर जूश को यरूशलेम में वर्शिप की इजाजत नहीं थी। तो किसने उनको फ्रीडम दी कि टेंपल के कोलैप्स के बाद पहली सिनेगॉग बिल्ड कर सके? कोई और नहीं, इस्लामिक कमेंडमेंट्स और प्रोफेटिक गाइडलाइंस पर अमल करते हुए जूज और क्रिश्चियंस अहले किताब, उनका राइट्स है कि वो अमन से रहे, वो वर्शिप करे और वो अपनी सिनेगॉग्स वगैरह बनाए। मुस्लिम्स ने जूइश लोगों को यरूशलेम में वापस आने दिया, और ये पहली दफा था कि वो वापस आए और सिनेगॉग बनाए अंडर इस्लामिक रूल, और बाकी हिस्ट्री है। बगदाद में जब अब्बासीज ने अपनी कैपिटल बनाई और फेमस हाउस ऑफ विजडम एस्टेब्लिश किया, उन्होंने सबसे कॉम्पिटेंट ट्रांसलेटर्स हायर किए। बैकग्राउंड का फर्क नहीं देखा, क्योंकि मुस्लिम्स एंशियंट ग्रीक वगैरह इतना स्टडी नहीं कर रहे थे। तो कुछ बेस्ट ट्रांसलेटर्स जूइश बैकग्राउंड से थे, क्योंकि वो एंशियंट ग्रीक और लैटिन पढ़ते थे। इसलिए टॉप जूइश माइंड्स को हाउस ऑफ विजडम में चार्ज दिया गया। और जब फातिमिड्स और उमैयद्स ऑफ स्पेन ने अपने इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश किए, क्योंकि वो एक दूसरे से कम्पीट करना चाहते थे, 3 फोर्सेस आपस में कंपटीशन में थे, तो उन्होंने अपने पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए और बेस्ट माइंड्स हायर किए, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड।
जूस और क्रिश्चियंस इस लिस्ट में टॉप पर थे। वो सिविलाइजेशंस उन स्टडीज में बहुत आगे थे। तो सुल्तान ने इन लोगों को हायर किया और बेस्ट सैलरीज दी ताकि वो उनके साथ काम करें। और हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अंदालूसिया में मिलता है। ताइफा किंगडम ऑफ ग्रेनाडा के अंडर अराउंड 1000 सीई के करीब 1000 साल पहले ग्रेनाडा का सुल्तान मुसलमान था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक यहूदी दीनी स्कॉलर था और उसका नाम था इस्माइल इब्न नगरिल्ला। वो रैंक्स में ऊपर आया, यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये एक जूइश इंसान था और लोग उसको पसंद करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। मुस्लिम पॉपुलेशन भी उसको लव और रिस्पेक्ट करती थी। हिस्ट्री बुक्स मेंशन करती हैं जब रिकॉन्क्वेस्ट शुरू हुई जो कि 500 साल तक चली, लेकिन जब वो पहली दफा शुरू हुई तो ये जूइश वजीर मुस्लिम आर्मी को लीड कर रहा था जिहाद में क्रूसेडर्स के अगेंस्ट डिफेंस के लिए। सोचो, एक जूइश वजीर मुस्लिम के साथ मिलकर क्रिश्चियंस के इन्वेडिंग फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहा है। और क्योंकि उस वक्त सब लोग एक पर्टिकुलर स्टाइल का लिबास पहनते थे, कुरानी तलिस्मन्स वगैरह यूज होते थे, तो कहा जाता है कि उसने कुरानी कोट ऑफ आर्मर पहना, कुरान की आयत का प्रोटेक्टिव कोट, और वो मुस्लिम को लीड कर रहा था एक्चुअल जिहाद में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो ग्रेनाडा पर इन्वेड कर रहे थे। वो डिफेंड करता है और वो जीतता है और वो प्रोटेक्ट करता है। ये रियलिटी थी जूइश लाइफ की मुस्लिम रूल के अंडर। 150 साल के अंदर जूइश इतिहास का सबसे बड़ा माइंड पैदा होता है, रेज होता है और इसी मुस्लिम इन्वायरमेंट में स्टडी करता है। मूसा इब्न मैमून, जूइश लोग उसको कहते हैं द होली रबाई, रामबाम। जुडाइज्म की पूरी हिस्ट्री में कोई थियोलॉजियन इतना रिस्पेक्टेड नहीं जितना रामबाम था। रामबाम एंडलूसिया में पैदा हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड में ट्रैवल किया और इजिप्ट कायरो में वफात हुई, वहीं दफन हुआ। वो फ्लुएंट अरबिक बोलता था। उसने मदरसा सिस्टम से पढ़ाई की। उस दौर में अगर आपको स्टडी करनी होती तो मदरसा जाना होता, और मदरसा रिलीजियस होता था जहां आप कुरान के साथ साइंसेस भी पढ़ते। तो एक जूइश स्टूडेंट के तौर पर उसको सिर्फ फ्रीडम ही नहीं मिली, वो अपनी स्टडीज में एक्सेल भी किया। उसके बायोग्राफर्स ये मेंशन करते हैं वो मुस्लिम की तरह रहता था, मुस्लिम की तरह प्रे करता था, मुस्लिम की तरह कुरान पढ़ता था। किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। अंदालूसिया में आप जो हो वो बनकर रह सकते थे, लेकिन वो इस्लाम से इतना मुतासिर था कि कुछ लोग कहते हैं शायद कुछ साल तक वो सीक्रेटली कन्वर्ट भी हो गया, अल्लाह आलम। लेकिन वो डोम्स में मुस्लिम्स की तरह रहता था और कोई प्रेशर नहीं था। रामबाम ने कुछ इस्लामी ख्यालात और कॉन्सेप्ट्स को अपनाया, फिर उन्हें यहूदी सोच और तालीम के मुताबिक ढाल दिया। इसीलिए आज के मेन स्ट्रीम जुडाइज्म रामबाम से काफी मुतासिर नजर आता है। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि आमतौर पर जुडाइज्म का ज्यादा जोर अकीदा की बारीक तफसीलों पर नहीं था, बल्कि ज्यादा फोकस लॉज, रूल्स और प्रैक्टिकल जिंदगी के अहकाम पर होता था। आप कैसे एक्ट करते हो, इसीलिए उनके पास अकीदा पर ज्यादा बुक्स नहीं थी। जूइश थियोलॉजी की पहली मेजर किताब किसने लिखी? रामबाम ने। और जब आप उस किताब को पढ़ते हो, आप अल फरबी, अल किंदी जैसी इस्लामिक फिलोसफिकल लाइंस को रीड कर रहे होते हो। गॉड का कॉन्सेप्ट, एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट, ये बहुत हद तक उसकी मदरसा ट्रेनिंग से निकलता है और ये आज मेन स्ट्रीम जूइश बिलीफ का हिस्सा है। बस उसने थोड़ा चेंज किया, अपने फ्रेम में फिट किया और उसने एक क्रीड लिखी। आज तक ऑब्जर्वेंट जूइश लोग सुबह उठकर रामबाम का 1 पेज क्रीड पढ़ते हैं। वो आई बिलीव इन से स्टार्ट होती है और टोटल 13 पॉइंट्स होते हैं। मैं गॉड पर ईमान रखता हूँ, वो एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये सब इस्लामिक थॉट से बहुत सिमिलर थीम्स रखता है और आखिर तक जाता है। मैं रिजरेक्शन पर ईमान रखता हूँ, मैं मसीहा के आने पर ईमान रखता हूँ। 13 पॉइंट्स में से एक पॉइंट मसीहा पर ईमान भी है। ये सब रामबाम से आता है। रामबाम के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग चीज, वो अपने वक्त का बेस्ट फिजिशियन बना क्योंकि उसने इब्ने सीना को मास्टर किया। वो ऊपर ऊपर चलता गया और गैस करो वो किसका पर्सनल डॉक्टर बन गया? सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको अपना पर्सनल कोर्ट डॉक्टर बनाया एक पीरियड के लिए। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ट्रेवल करता, प्राइमरी डॉक्टर था। तो अब कोई हमारे दीन को एंटी सेमिटिज्म का अक्यूज नहीं कर सकता, कोई हमारे सुल्तान और खुलफा को इस बात का अक्यूज नहीं कर सकता कि वो सिर्फ फेथ की वजह से किसी को हेट करते थे। ये ऐसा नहीं था। अगर आप टैलेंटेड थे तो आप बेस्ट डॉक्टर बन सकते थे। और आयरनी देखो, सलाहुद्दीन यरूशलेम कॉन्कर कर रहे थे और रामबाम उनका मेन डॉक्टर था। सुभान अल्लाह, हम कैसे अपने जूइश ब्रेथन को इस रियलिटी की याद ना दिलाएं। पास्ट देखो और आज देखो कि कैसे चीजें फ्लिप हो गई। तो पिछले 2000 सालों में इजराइल देश के बनने से पहले
जूइश लोग जितना फ्लोरिश मुस्लिम स्पेन, इस्लामिक अंडलूसिया में हुए, उतना मिडीवल यूरोप में नहीं हुए। उनके ग्रेटेस्ट माइंड्स, उनकी लार्जेस्ट सिनेगॉग्स, आप आज भी ग्रनाडा वगैरह में उनकी सिनेगॉग्स विजिट कर सकते हैं, जो क्रिश्चियंस के अंडर नहीं, मुसलमानों के अंडर बनी थी। फिर 1492 में फर्डिनेंड और इजाबेला आते हैं और फर्स्ट डिक्री निकालते हैं, सारे जूस निकल जाओ या कन्वर्ट करो या मर जाओ। अब ये 500,000 जूइश लोग कहाँ गए? सुल्तान मोहम्मद II ने डिग्री दिया, जो भी एंडलूसिया से भाग कर आए वो हमारे लैंड्स में वेलकम है, आप जहाँ भी हो। और उन्होंने कहा कोई वजीर, कोई गवर्नर, कोई बिजनेसमैन अगर उनको सेटल होने से रोके, किसी सिटी में सेटल होने से मना करे, तो उसको सुल्तान खुद पनिश करेंगे। सुल्तान मोहम्मद II ने 1492 में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जूइश लोगों को ओपन आर्म से वेलकम किया। उन्होंने लिटरली उनको एग्जीक्यूशंस या फोर्स्ड कन्वर्जन से बचा लिया। तो वो कहाँ गए? वो मोरक्को में सेटल हुए, ट्यूनीसिया में सेटल हुए, इजिप्ट में सेटल हुए, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जूइश कम्युनिटीज थी, यमन में भी थी। ये सब इसलिए था कि फर्डिनेंड और इजाबेला ने उनको एक्सपेल किया और मुस्लिम्स ने उनको वेलकम किया और कहा आओ यहाँ रहो, और वो यहाँ 1947 तक रहे। अब 1947 में क्या हुआ? एस्टिमेट है कि अरब और मुस्लिम लैंड्स में लेस देन 1 मिलियन जूइश लोग रहते थे। ये बहुत बड़ी नंबर है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिडिल ईस्ट और अरब लैंड्स में यूरोप से ज्यादा जूइश लोग मौजूद थे। 1947 में इसराइल का मुल्क फॉर्म होता है और वहां से कॉल आती है, एक प्ली आती है, अगर तुम यहाँ आ जाओ तुम्हें पर्क्स मिलेंगे, लैंड मिलेगा, इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होगा। तो मेजॉरिटी यहूदी माइग्रेट कर गए। कुछ लोग जायनिज्म पर भी बिलीव करते थे। और हाँ, 1947 में एट्रोसिटीज, अरब्स के अगेंस्ट मैसेकर्स, ये सब कुछ हुआ और इसके रिएक्शन में कुछ मुस्लिम लैंड्स में पहली दफा हिस्ट्री में वो सेंटिमेंट्स डेवलप हुए जिससे आज हम फैमिलियर हैं, जूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट। लेकिन क्यों हुआ? इसराइल की पॉलिटिक्स की वजह से। इसलिए नहीं कि वो जूइश थे, क्योंकि इसराइल ने थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मुस्लिम्स को मैसेकर किया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स अरब्स को एक्सपेल किया, तो नेचुरली सेंटिमेंट आता है। लेकिन आखिरी पॉइंट, और इसी पर हम कंक्लूड करते हैं, सुभान अल्लाह, ये वो चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। मुस्लिम रूल के अंडर रहने और क्रिश्चियन रूल के अंडर रहने का फर्क इसराइल के डेमोग्राफिक्स पर बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालता रहा और आज भी डालता है। जुडाइज्म मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, नंबर 1 अश्केनाजी, नंबर 2 सेफारदी, नंबर 3 मिज़राही। ये 3 डिविजन्स इस बात पर जाती है कि वो यूरोप में रहे या मुस्लिम लैंड्स में। सबसे ज्यादा यूरोपियनाइज्ड जूइश लोग अश्केनाजी हैं। ये वो लोग हैं जो कभी मुस्लिम लैंड्स में नहीं रहे। इनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है। ज्यादा यूरोपियंस हैं, जनरली ज्यादा सेक्युलर है, जनरली पावर में यही है। और इसराइल के फाउंडिंग से लेकर आज तक गवर्नमेंट्स में लार्जली इनका कंट्रोल रहा। सेफारदिम वो जेविश लोग हैं जो एंडलूसिया से निकाले गए। मिज़राही वो जोइश लोग हैं जो अरब लैंड्स में रहे, यमन, ईरान और दूसरे प्लेसेस, बहुत मिलेनिया तक। ये ग्रुप्स जनरली छोटे हैं। सेफारदिम और मिज़राही जनरली ज्यादा पायस हैं, ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, ज्यादा रिलीजियस हैं। और आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, इसराइल में इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि लुक से, नेम से, कल्चर से पता चल जाता है। अश्केनाजी, जिनका स्किन कलर वाइट है, वो सुपीरियर क्लास समझे जाते हैं। और फिर एक और लोअर कैटेगरी है फलाशा, जो इथियोपिया से आते हैं। आप देखोगे इसराइल में उनके साथ कैसा सलूक होता है। वो लोवेस्ट ऑफ द लो ट्रीट किए जाते हैं। उनके ऊपर मिज़राहिस और उनके ऊपर सेफारदिम और उनके ऊपर एश्केनाजीस। सेफारदिम और मिज़राहिस 40s और 50s में उनको वो लैंड नहीं दी गई जो प्रॉमिस की गई थी। उनको वो पर्क्स नहीं मिले जो एश्केनाजीस को मिले। उनको गवर्नमेंट पोजीशंस नहीं दी गई और इससे 60s और 70s में पॉलिटिकल पार्टीज बनी, कुछ सेमी वायलेंट भी, सेफारदिम और मिज़राहिस की तरफ से। लेकिन किसके अगेंस्ट? अरब के अगेंस्ट नहीं, एश्केनाजीस के अगेंस्ट, अपने राइट्स के लिए। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हम ये सब इसलिए मेंशन नहीं कर रहे कि उनको याद दिलाएं कि तुम पर हमारा कर्ज है। नहीं, हमने ये इसलिए किया क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, उनकी वजह से नहीं। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि माइनॉरिटीज के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है। हम आज भी करेंगे, फिर से करेंगे, लेकिन हम सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं
ये इस्लामिक लॉ है, ये इस्लामिक शरिया है। उनको जो फ्रीडम्स मिली, जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का इन्वायरमेंट मिला, जो बुक्स उन्होंने प्रोड्यूस की मिडीवल यूरोप में, वो उनका फ्रैक्शन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये वो चीज़ है जो हम दुनिया को देते रहे। अफसोस की बात ये है, और हम ये बात डेट या फेवर के तौर पर नहीं कह रहे, हम सिर्फ फैक्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। अफसोस ये है कि जिनके डिसेंडेंट्स को हमने बचाया, जिनको रेफ्यूजी मिला हमारे पास, उन्होंने स्क्रिप्ट फ्लिप कर दिया और वो आज वही चीज़ कर रहे हैं जो हिटलर ने उनके साथ की थी। वो उसी चीज़ को उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। और हम ये बात सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट और रिकॉर्ड के तौर पर कह रहे हैं। बाकी हम अल्लाह से शिकायत करते हैं और अल्लाह ही से। ये फैक्ट्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। और हम मुस्लिम्स अपनी हिस्ट्री पर प्राउड हैं और हमें किसी चीज़ पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह हम इसी वेन में आगे भी कंटिन्यू करेंगे।